नमस्कार छात्रों, मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आदिकाल के नामकरण को लेकर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति और विषय की दृष्टि से कर लिया जाता है। कभी कभी नामकरण के किसी ठोस आधार के उपलब्ध न होने पर उस काल के किसी अत्यंत प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर या कभी साहित्य सृजन की प्रमुख शैलियों पर और इसके अतिरिक्त कभी कभी मानव मनोविज्ञान और तत्कालीन साहित्य की किसी प्रमुख प्रवृत्ति के आधार को लेकर उस प्रवृत्ति को लेकर उसका नामकरण किया जाता है या उसका नामकरण करने के लिए उसका आधार लिया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नामकरण की समस्या विवादास्पद है। अलग अलग विद्वानों ने अपनी राय रखने का प्रयत्न किया। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के साहित्य की प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए विद्वान आलोचकों ने इस काल में या इस काल को विविध नामों से पुकारने की कोशिश की। इस युग में विविध प्रवृत्तियां का साहित्य लिखा गया। उस समय हिंदी भाषा का स्वरूप स्पष्ट और निश्चित नहीं था। अनेक विद्वानों ने इस काल को अलग अलग नामों से पुकारा है। आज भी आदिकाल के नामकरण की समस्या विवादास्पद बनी हुई है। सामान्यतः संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक के कालखंड को आदिकाल माना जाता है या कहा जाता है। इस युग के विभिन्न प्रकार के नाम हैं। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे क्या कर दिया कि वीरगाथा काल इस नाम से पुकारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काव्य को वीरगाथा काल नाम से पुकारा है। किस आधार को लेकर उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया, इसके संबंध में अगर बताएंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काव्य को वीरगाथा काव्य कहा है, क्योंकि उक्त काव्य के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक अपभ्रंश और देश भाषा जो बोलचाल की हैं उसमें, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है, कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकाल या फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं: विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और हम्बीर रासो। देश भाषा की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं: खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। इस 12 पुस्तकों में से अंतिम 2 तथा बिसलदेव रासो को छोड़कर शेष सभी ग्रंथ जो है वे वीरगाथात्मक ही हैं। और इसी को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल इस प्रकार से उसका नाम रखा। शुक्ल जी ने इसी नाम से उसे पुकारा। अब इसकी समीक्षा या इस मत को लेकर अगर खंडन हम करेंगे तो बात इस प्रकार की है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इस नामकरण की चर्चा अधिक रही है। शुक्ल जी का यह नामकरण तर्कसंगत नहीं है। जिन्होंने जिन 12 ग्रंथों को लेकर आदिकाल के लक्षण, निरूपण एवं नामकरण के लिए चुना, उस या तथा उन ग्रंथों में वीरगाथाओं की प्रमुखता दिखलाई, उनमें से अधिकांश ग्रंथ संदिग्ध एवं अप्रामाणिक हैं या इतिहास की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। कुछ ग्रंथ नोटिस मात्र हैं।
इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस काल की सामंती रचनाओं में वीरत्व का बड़ा ओजस्वी स्वर सुनाई पड़ता है। इस युग के काव्य में एक साथ अनेक प्रवृत्तियां चलती रही, अर्थात शुक्ल जी का यह नामकरण उचित नहीं है। अन्य इतिहासकारों ने भी इस नामकरण को स्वीकार नहीं किया। दूसरे एक विद्वान है राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने सिद्ध सामंत युग इस प्रकार या इस नाम से पुकारा है। आधार किस बात का लिया है उन्होंने? तो आधार इस बात का है कि राहुल सांकृत्यायन ने प्रस्तुत काल को सिद्ध सामंत युग के नाम से अभिहित किया। उन्होंने उसकी पूर्वापार सीमाएं 8वीं शती से 13वीं शती तक निर्धारित की है। उन्होंने इस युग की साहित्य सामग्री का विवेचन करके उनमें दो प्रवृत्तियों की प्रमुखता देखकर इस युग का नामकरण सिद्ध सामंत युग इस प्रकार कहा है। जैसे सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुतिपरक रचनाएं। सिद्धों की वाणी के अंतर्गत बौद्ध हैं, नाथ सिद्धों की तथा जैन साधुओं का धार्मिक साहित्य आता है। सामंतों की स्तुतिपरक रचनाओं के अंतर्गत चारण जाति के कवियों की राजस्तुतिपरक रचनाएं आती हैं। सामंत जिस काव्य का प्रधान आश्रयदाता है उससे या उसमें उसके झूठे सच्चे विजयों और कल्पित अकल्पित प्रेम प्रसंगों का वर्णन आता है। इस युग में वीर और श्रृंगार दोनों रसों की प्रधानता दिखाई देती है। साथ ही सामंत शब्द से उस युग की राजनीतिक स्थिति का भी पता चलता है। यानी राजनीतिक स्थिति को लेकर या रसों की स्थिति को लेकर या सिद्ध और सामंत इन दोनों की आधार बनाकर राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग इस प्रकार का नामकरण किया हुआ हमें दिखाई देता है। इस पर भी विवाद है। जब किसी एक प्रवृत्ति को आधार बनाकर हम उस काल के नामकरण करेंगे तो बाकी की प्रवृत्तियां उपेक्षित रह जाती हैं। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, उसमें ये सिद्धनाथों का जो साहित्य था जो मानने के लिए तैयार नहीं थे, या विद्यापति की पदावली है, वह साहित्य उपेक्षित रह जाता है। अगर हम राहुल सांकृत्यायन की बात को समझ में लाते हैं या समझ लेना चाहते हैं कि सिद्ध सामंत युग इस कालखंड को नामकरण अगर उसका होता है तो वीरगाथा की प्रवृत्तियां उपेक्षित हो जाती हैं। तो नामकरण इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें सभी प्रवृत्तियों का बोध होता। सभी प्रवृत्तियों का बोध जिस नाम में होगा उसी प्रकार का नाम देना उचित है, चाहे वह 1050 से हो या 1375 तक। राहुल जी के नामकरण से महत्वपूर्ण जो साहित्य हैं, जैन तथा लौकिक रस से अनुप्रणित महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं का कुछ भी आभास हमें नहीं मिलता जिन पर स्वयं राहुल जी जोर देना चाहते थे। इस नामकरण से युग के साहित्य की समूची प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता। जैसे कि मैंने इसके पूर्व आपको कहा, संदेश रासक, विद्यापति की पदावली इत्यादि अनेक रचनाएं जिनकी प्रवृत्तियों को परवर्ती साहित्य में विकास हुआ है उपेक्षित रह जाती हैं। इस नामकरण से उस काल के साहित्य की समूची प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यह नामकरण उचित नहीं है, क्योंकि उस काल को अपभ्रंश भाषा का पूर्ण यौवन काल कहा जाता है और इसमें हिंदी का कोई निश्चित रूप नहीं मिलता। तो राहुल जी ने पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को एक ही माना है और यह नामकरण उचित नहीं है, इस प्रकार के विद्वानों का मत है। बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया है। अलग अलग विषयों को लेकर उन्होंने चर्चाएं भी की हैं और उन चर्चाओं को लेकर अगर हम देखेंगे तो एक विशेष प्रवृत्ति को आधार बनाकर लोगों ने नामकरण करने का प्रयत्न किया है। यानी 1050 से लेकर 1375 तक इस कालखंड को क्या नाम दिया जा सकता है, किस विषय को आधार बनाकर, किस प्रवृत्ति को आधार बनाकर इसका नामकरण किया जाता है, इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध होना जरूरी थी। विद्वानों ने अपनी अपनी पद्धति से उसे समझाने का प्रयत्न किया।
तो विद्वान में बहुत सारे हैं, मतभिन्नता है, एक सूत्रता हमें दिखाई नहीं देती। तो इस एक सूत्रता को कायम बनाने के लिए सभी के विचार में समानता होनी जरूरी है। तो चारण काल इस प्रकार का एक नामकरण आगे आ गया, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस काल को चारण काल कहा गया। पहला वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, दूसरा सिद्ध सामंत योग मिश्र बंधु ने राहुल सांकृत्याय ने कहा है, तीसरा रामकुमार वर्मा जी ने इस काल को चारण काल इस नाम से समझाने का प्रयत्न किया है। आधार उन्होंने भी लिया है, उन पर भी समीक्षा हुई हमें दिखाई देती है। तो आधार किस बात का है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल की वीर गाथाओं का परिचय देते हुए इस काल को चारण काल कहा है, क्योंकि इस युग के अधिकांश कवि चारण थे, जो राजाओं के दरबार में आश्रित थे। कविता उनकी उपजीविका का साधन था और इन सभी चारण कवियों ने अपनी आश्रयदाताओं की खुलकर स्तुति की है, बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा की है। इस युग का सामंतों का युग भी इसे कहा जाता है, इसलिए इस युग को चारण काल ये नाम क्या कर दिया है कि रामकुमार वर्मा जी ने कहा। इसकी भी समीक्षा बाकी के लोगों ने की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का दिया हुआ ये नामकरण पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इस काल के साहित्य में चारण प्रवृत्ति आंशिक रूप में दिखाई देती है या आंशिक रूप से देखने को मिलती है। इस युग में एक साथ अनेक प्रवृत्तियां चलती रही, इसलिए चारण प्रवृत्ति इस साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। यह देखकर अन्य विद्वानों ने भी इस नामकरण को स्वीकार नहीं किया है, अतः यह नामकरण भी उचित नहीं है। चौथी बात आती है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जिन्होंने इस काल को बीजवपन काल इस प्रकार का नामकरण किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का लक्षण विवेचन करके इसका नामकरण बीजवपन काल इस प्रकार दिया है या रखा है। और उन्होंने प्रमुख रूप से आधार अगर कहा गया तो वे चाहते हैं कि इस युग में हिंदी साहित्य के बीज बोए गए, इसी कारण बीजवपन काल इस प्रकार का नाम उन्होंने दे दिया। इस युग में हिंदी साहित्य के सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का बीजवपन हुआ। इन सभी का लक्षण विवेचन करके इस युग को बीजवपन काल कहा जाना चाहिए, इस प्रकार की धारणा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इस पर भी बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो गए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह नामकरण पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से उसे उक्त नाम से जो पुकारना है वह असंगत है। इस काल में प्रायः अपने पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। साथ ही साथ कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का उद्भव भी हुआ, जो अपने समुचित विकास के रूप में देखने मिलते हैं, जैसे संदेश रासक, ढोला मारू, बिसलदेव रासो आदि लौकिक जो रचना है, लौकिक प्रेम कथा काव्य जो है, नाथ सिद्धों की बानियाँ हैं, जैन कवियों का फाग है, रास है, रत्नाकर चर्चे ही है, चरित पुराण काव्य या प्राकृत पैंगलम के पद्य, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर आदि काव्य ग्रंथ एक साथ विवेचित हुए हैं। यह भी कहा जा सकता है कि कोई भी साहित्य बीज रूप में नहीं होता, अतः यह नामकरण उचित नहीं। पांचवी बात आती है नामकरण को लेकर, वह है आदिकाल की। तो सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद ने अपने ग्रंथ में, मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने क्या कर दिया, नामकरण में ईस्वी सन 643 से 1787 तक के कालखंड को आदिकाल माना और इसे आदिकाल नाम से पुकारा है। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद आचार्य प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इसे स्वीकार किया और अधिकांश आज विद्वान इस काल को आदिकाल इस नाम से पुकारना पसंद करते हैं, उचित मानते हैं। आदिकाल यह नामकरण देने के कारण क्या
नामकरण मानव मनोविज्ञान पर आधारित है और मानव मनोविज्ञान किसी भी कालखंड को 3 भागों में विभाजित करता है, आदि, मध्य और अंत, या अधुनी जिसे कहा जाता है। अनेक विद्वानों ने इस कालखंड के साहित्य का विवेचन करके इस कालखंड के आदिकाल इस नाम को स्वीकार किया है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस युग का साहित्य अंतर्विरोधी का साहित्य था, इसलिए किसी एक प्रवृत्ति को आधार बनाकर हम इसका नामकरण नहीं कर सकते। आदिकाल ही नामकरण उपयुक्त है। साथ ही विकास क्रम की दृष्टि से इस काव्य को आदिकाल कहना समुचित है। इस युग की पृष्ठभूमि व्यापक है जो आदिकाल के नामकरण का बोध कराती है। जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है, भाव की दृष्टि से परवर्ती साहित्य की सभी प्रवृत्तियों का बीज इस युग के साहित्य में मिलता है। साथ ही हिंदी के आदि रूप के दर्शन भी इसमें होते हैं। आदिकाल नाम के प्रस्तुतकर्ता जो हैं या प्रतिपादकों में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र हैं जो प्रवृत्ति विद्वान हैं। अतः आदिकाल नाम ही योग्य है, उचित है, यह सर्वमान्य सर्वसम्मत हो गया। यानी इसी कारण आदिकाल के नामकरण को लेकर जब चर्चा की जाती है तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम आता है, राहुल सांकृत्यायन आगे चलकर करेंगे, या मिश्र बंधु विनोद हैं। सिद्ध सामंत युग को संदर्भ में भी बहुत सारी चर्चा होगी, चारण काल को लेकर भी चर्चा होगी। तो मूलतः 1050 से लेकर 1375 तक के इस कालखंड को आदिकाल इस नाम से जाना जाना चाहिए। तो आदिकाल नाम यह तर्कसंगत है, उचित है। उस युग की सभी प्रवृत्तियों का बोध उस में होता है, इसी कारण यह नामकरण उचित है ऐसा माना जाता है। आगे चलकर इस पर अनुसंधान कार्य होंगे या रिसर्च वगैरह होगा तभी जाकर जो नई नई बातें उसमें समावेश हो सकती हैं, उनको आधार बनाकर भी हिंदी साहित्य का एक पुनर्इतिहास भी आगे हमारे सम्मुख आ सकता है वर्तमान में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।